क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने लास्ट क्लास में भाई? व्हाट वी डिड इन लास्ट इवनिंग क्लास? सर कल वेरी गुड। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करा दिया था। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल राइट। oogenesis मैंने करा ही दिया था ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने कंप्लीट करा दिया था। यस। और फर्टिलाइजेशन कराया था क्या? फर्टिलाइजेशन नो सर। नहीं कराया था, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन करते हैं हम लोग। चलो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। शेरीन, आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? नहीं थे ना? वाज यू देयर? शेरीन, एम आई ऑडिबल टू यू? एक अब मैं जरा सा गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हर्षित। सर मैं थी लास्ट क्लास में। हम्म, ठीक है, तो आपको मुझे बताना था। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर आपको शायद नहीं दिखाया, दिखाया क्या? ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर नहीं सर। नहीं ना? ठीक है, मैं दो डायग्राम दिखाता हूँ, कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब एग रिलीज होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, फिर हम लोग एक एक बातें, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग जब रिलीज होता है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, इस तरह, है ना? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिर्फ एग नहीं होता। तो ये हमारा एग हो गया, एग में ये की न्यूक्लियस हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पोलर बॉडी है ना, जो आपको थोड़ी सी दिख रही है। और बाहर की तरफ ये कोरोना रेडिएटा, और अंदर की तरफ एक और लेयर होती है जोना पैलुसिडा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा ये बाहर की तरफ रेडिएट आउट होती हैं, गोल गोल सेल्स होती हैं, ये सेल्स इसमें चिपकी रह जाती हैं जब एग रिलीज होता है ना? दूसरा अंदर की तरफ एक और लेयर है, जोना पैलुसिडा, है ना? जोना पैलुसिडा की, इसका मतलब कि अगर किसी स्पर्म को पेनिट्रेट करना है तो पहले उसको कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, फिर जोना पैलुसिडा को। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग ले लिया? यस ये सर। मैच्योर एग है रिलीज होने के बाद की स्टेज। ठीक, सर मेरा एक डाउट था। दो डाउट पूछो। यस सर, ये जो आपने लिखा है मतलब बताया था ना कि the secondary oocyte starts undergoing the second meiotic division which does not proceed beyond metaphase 2 until the sperm enters it. This is called second resting phase. सर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एग बाहर आ जाता है, मतलब एग रिलीज हो जाता है सर, तो वो कैसे होता है जब वो? हर्षित फिर से बोलो, आपकी आवाज कट जा रही है बीच में, क्या करो? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सर जो सेकेंड रेस्टिंग फेज होता है ना, हम्म, उससे जो हमारा ये जो मतलब ये सेकेंडरी oocyte ओवरकम करता है वो स्पर्म के अंदर आने से मतलब होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग रिलीज होता है तो उसमें कैसा होता है ये? मैंने भाई साहब तुम्हें बताया हुआ था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एग रिलीज होता है तो किस स्टेज में होता है, वो ओवम की स्टेज में होता ही नहीं है। देखो फिर से oogenesis समझो, oogenesis कहाँ गया? oogenesis देखो, मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रिलीज होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना? तो ना तो फर्स्ट पोलर बॉडी अलग हुई होती है, ठीक है, और इसी स्टेज में रिलीज हो जाता है, समझे? ना ये तो सर फर्स्ट, समझ गया, ये सर समझ दोनों गया। दोनों आपस में चिपकी हुई है ना, इस फॉर्म में रिलीज होता है, मतलब वो ओवम होता ही नहीं एक्चुअली, मैच्योर ओवम उसको नहीं कह सकते। सर समझ गया, मैंने उसे वेगली ओवम पढ़ लिया था तभी। ओके, देखो अब दूसरा क्या है, दूसरा ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो ये डायग्राम। ठीक, ये देखो
साइटोप्लाज्म हो गया, है ना? इसमें एक चीज़ और दे रखा है, प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये कुछ नहीं है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? ये इसकी मेम्ब्रेन है। प्री विटेलाइन स्पेस और उसके बाद अंदर क्या है, प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन है। तो और ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और एज़ यूजुअल वही सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, तो बाहर कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं और उसके बाद एक और लेयर है ज़ोना पेलिसिडा और उसके बाद क्या है, ये जो आपको थोड़ा-थोड़ा पिंक कलर का दिखाई दे इसको प्री विटेलाइन स्पेस बोलते हैं और इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज़ कॉल्ड प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरी विटेलाइन सॉरी, पेरी विट पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब देखो एक बात और यहाँ पे सर जो इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो। सर सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुएशन में रिलीज होता है और मैच्योर ओवम फॉर्म के स्पर्म के फ्यूज होने के बाद होता है। हाँ राइट, मैच्योर ओवम स्पर्म के फ्यूज होने के बाद होता है। ओके सर। ठीक है, राइट। तो ये आपने डायग्राम नोट कर लिया ना, कई बार ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, है ना? बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए डायग्राम ये वाला बना के आना, ठीक है? चलो, आप फर्टिलाइजेशन देखिए, हेडिंग डालिएगा फर्टिलाइजेशन। मैं आप थोड़ा अच्छा पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ओवम के साथ में मतलब सेकेंडरी oocyte के साथ में कई सारे स्पर्म फ्यूज नहीं हो सकते क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। क्यों नहीं हो सकते? सर ये मतलब मैंने सुना था कि प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है क्योंकि ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी डेड हो जाते हैं। प्रिंशिया हो सकता है क्या? शिरीन बताओ, हो सकता है क्या ऐसा? सर जाइगोट तो एक ही बनेगा। ज़ायगोट एक ही बनेगा। ट्विन्स भी तो मैच्योर बनते होके हैं, तो सर, ट्विन्स भी तो लेकिन बनते सर हैं। वो तो डिवीजन से होता था। 2 ज़ायगोट भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था कि ट्विन्स अगर दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियाँ हैं, तो हो सकता है कि ज़ायगोट के क्लीवेज से बना हो। लेकिन अगर एक लड़का और एक लड़की है, तो वहाँ पे 2 एग रिलीज़ हुए हैं और 2 ज़ायगोट का फॉर्मेशन एक साथ हुआ है। सर मतलब हो सकता है। हो सकता है। अच्छा मैं वैसे सर मतलब दो कैसे रिलीज होते हैं, वो क्यों कंडीशंस होती हैं? सुपर ओव्यूलेशन होता है, हार्मोन्स ज़्यादा अगर अगर फॉलिकल एफएसएच ज़्यादा रिलीज़ हो जाए और एलएच ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, तो कुछ तो ऐसी फीमेल होगी जो जिनके अंदर एब्नॉर्मलिटी होगी, जिनके एलएच और एफएसएच का ओवर सीक्रेशन होता होगा, उनके अंदर ऐसा हो जाएगा। नॉर्मली मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है आईवीएफ में, तो फीमेल का ओवम निकाला जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में स्पर्म से फ्यूज़ कराते हैं, ऐसे ही होता है ना आईवीएफ में, यस सर। है ना? यस। तो उस समय एक ओवम थोड़ी निकाला जाता, पहले फीमेल को एफएसएच और एलएच का इंजेक्शन लगाते हैं, तो सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं, उसमें 4-5 ओवा एक साथ रिलीज़ होते हैं, 4-5 फॉलिकल एक साथ रप्चर होती है, 4-5 ओवा रिलीज़ होते हैं, उस ओवा को निकाल लेते हैं, 4-5 ओवा एक साथ निकाल देते हैं। फिर फ्यूजन 4-5 का कराया जाता है, उनमें सर्वाइव होते हैं, तो 2 मिनिमम 2 इम्प्लांट रख दिए जाते हैं। इसलिए आप देखना जब भी जो लोग भी आईवीएफ करवाते हैं उनके नॉर्मली 2 बच्चे होते हैं, ट्विन्स होते हैं उनके, नॉर्मली आप देखना। बहुत सारों में सिर्फ 1 सर्वाइव करता है, बाकी नहीं सर्वाइव, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया दूसरे का। बट सर आपने जनरल बोला जाइगोट के क्लीवेज से जो ट्विन बनते हैं वो लड़के लड़के या लड़की लड़की होती है। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एक जाइगोट में XY ही तो या तो XY होगा या तो वो XX होगा। अब अगर जैसे इसके क्लीवेज से बनी तो 2 फीमेल बनेगी, इसके वाले क्लीवेज से बनी तो 2 मेल बनेंगे। और सुपर ओव्यूलेशन में हमेशा दोनों अलग अलग एक जेंडर से होते हैं। ज़्यादा एग रिलीज़ होगा तो उसको हम सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। वो नेचुरली भी हो सकता है और इनेचुरली भी किया जा सकता है। सर सुपर ओव्यूलेशन में जरूरी है कि दोनों जेंडर अलग अलग सर हो वो या तो डिपेंड करेगा ना। वो तो डिपेंड करेगा ना कैसे भाई, फिर वही बात ना, हर्षित कैसी बात कर दी तुमने। ये एग थोड़ा ना डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये तो स्पर्म डिसाइड करेगा। हाँ सर मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरा मतलब यही है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता ओके है। ओके। लेकिन ये तय है कि अगर ट्विन्स में एक लड़का एक लड़की है तो मतलब वो एक क्लीवेज से नहीं बने, यस सर यस नहीं, सर। वो तो सुपर ओवुलेशन से बने। ठीक है, अब चलो ठीक, अब आगे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई साहब जैसा पहले वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो जो पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन है उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाने की वजह से दूसरा स्पर्म उसके साथ फर्टिलाइज नहीं हो सकता। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सर अगर दोनों सेम टाइम पे अटैक किया मतलब पेनिट्रेट किया तो
ऐसा कैसे वही हो सर सकता है? प्रोबेबिलिटी की बात आ जाएगी ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात आ जाएगी ना। बायोलॉजी हमेशा मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो ऐसा मतलब इतनी क्विक नहीं होती, इतनी फास्ट नहीं होती कि जस्ट समझ गया सर। ये शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, है ना? एक यस साथ बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हो सकें, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए, अब फर्टिलाइज़ेशन ये इट्स वेरी नाइस डायग्राम, वेरी गुड डायग्राम। ऐसा डायग्राम हो सकता है आपके उसमें भी दिया हो, एनसीईआरटी में, कुछ बुक्स में दिया होगा, बट इट्स अ गुड डायग्राम। देखो, ये फर्टिलाइज़ेशन, तो फर्टिलाइज़ेशन मतलब स्पर्म और एग का फ्यूज़न, है ना? तो हेडिंग आप लोग डालेंगे फर्टिलाइज़ेशन। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एग है ना? एग में आप देख पा रहे होंगे, ये वैसे जो जेली जैसा कोट है, तो ये किस चीज़ का बना है? आपको पता है कि ये बना हुआ है किसका? कोरोना रेडिएटा और कोरोना ज़ोना पैलिस्यूडा का, है ना? ये हमारा एग है। एग के आगे वाले पार्ट को एक्रोसोम कहते हैं, और एक्रोसोम में कैसे एंजाइम होते हैं, जल्दी बताओ? एक्रोसोम में कैसे एंजाइम होते हैं? अरे बोलो तो भाई, ये गड़बड़ है भाई, गलत बात है। ये तो बताना चाहिए आपको। मैं मैं बता चुका हूँ, बहुत कई बार रिपीट कर चुका हूँ। नहीं बताया था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं यस सर बताया। एक्रोसोम, तो आप याद होना चाहिए ना। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को हाइड्रोलाइज़ कर सकते हैं, रप्चर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एग के स्ट्रक्चर में। ये देखो, विटेलाइन लेयर है जिसको मैंने विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा था, उसके नीचे एग की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? तो विटेलाइन लेयर क्या है? इट्स अ मेम्ब्रेन, राइट? और इसके बाहर की तरफ कुछ प्रोटीन के रिसेप्टर हैं जो एग को, जो स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? अब क्या होता है, यहाँ पर जोना पैलिसिडा और जोना वो ग्रैनु ग्रैनुलो जोना पैलिसिडा और ये जोना ग्रैनुलोसा, है ना? तो जोना पैलिसिडा और जोना ग्रैनुलोसा, इन दोनों को डिसॉल्व करेगा एग, और एग डिसॉल्व करने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दोनों को डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद ये क्या करेगा, ये एग पहुँचेगा इसकी मेम्ब्रेन के पास तक। जैसे मेम्ब्रेन के पास पहुँचेगा तो आप देखेंगे मेम्ब्रेन के अंदर छोटे-छोटे कुछ ग्रैन्यूल्स हैं। इनको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है? अब क्या हुआ, स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ हुआ और स्पर्म ने अपनी न्यूक्लियस, ये स्पर्म की न्यूक्लियस ब्लू वाली, स्पर्म ने अपनी न्यूक्लियस रिलीज़ कर दी। जैसे न्यूक्लियस रिलीज़ होती है, आप देख पा रहे हैं कि ये प्री विटेलाइन स्पेस में ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये डिसॉल्व होकर के इसके मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन का जो नेचर है उसको चेंज कर देंगे, है ना? और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की एक मेम्ब्रेन बना लेंगे, ठीक है? तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल डिसॉल्व होकर के एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मल्टीपल एंट्री जिसको बोलते हैं, है ना? तो मल्टीपल एंट्री पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाएँगे, और मेम्ब्रेन में चेंजेस आने की वजह से, है ना? मेम्ब्रेन में चेंजिंग आने की वजह से जो पॉलीस्पर्मी जिसको बोलते हैं, तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मेम्ब्रेन, इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, मतलब बहुत सारे स्पर्म को फ्यूजन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है? तो पॉलीस्पर्म को क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा। ठीक भाई? ऐसे फर्टिलाइजेशन। तो नोट करिए सर ये दोबारा फर्टिलाइजेशन, बता दीजिए। ये वाला, ठीक है? यस सर। देखो क्या होता है, नॉर्मल जब एग होता है, जब फ्यूजन नहीं होता ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ छोटे-छोटे कुछ ग्रैन्यूल्स, इनको हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। जैसे एग की न्यूक्लियर, जैसे स्पर्म की न्यूक्लियस एग के प्रोटोप्लाज्म में एंटर करेगी, तो ये जो ग्रैन्यूल्स है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएँगे, है ना? और डिसॉल्व होकर के क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मेम्ब्रेन बना लेंगे। ये ग्रैन्यूल्स की एक मेम्ब्रेन बना लेंगे। ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब फर्दर किसी भी नए स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देगी, जिससे कि एक बार में एक ही स्पर्म एंट्री कर सकता है और उससे ज़्यादा स्पर्म एंट्री नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना हुआ होता, तो एक स्पर्म ये एंट्री कर जाता, कई सारे स्पर्म इस एग के अंदर एंट्री कर जाते और जाइगोट प्रॉपर नहीं बन पाता। तो पॉलीस्पर्मी, एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज़ ना करने पाएँ, इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन यहाँ पे मौजूद है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। सर मतलब ओके ये सर। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल पेरिविटेलाइन मेम्ब्रेन का नेचर चेंज करता है। हाँ, इसका नेचर चेंज कर लेते हैं। ये फर्टिलाइज़ेशन में जो मेम्ब्रेन है, इसका नेचर चेंज कर देते हैं, एग की मेम्ब्रेन का। ठीक, यस सर।
ओके, तो नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर नीचे मतलब जैसे एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक ऐसे? नहीं भाई, उसका उस पोलरिटी चेंज कर देंगे, उसकी परमेबिलिटी चेंज कर देंगे, नेचर चेंज मतलब उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देंगे। ओके। नोट करो, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ हैप्लाइड गैमीट, fusion of haploid gamete, spermatozoa and ovum, fusion of haploid gametes, spermatozoa and ovum to form a diploid zygote, to form a diploid zygote is called fertilization, is called fertilization. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट इसी में फर्टिलाइजेशन में, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल is the ampulla of the site of fertilization in human female is the ampulla of fallopian tube. एम्पुला को आप अंडरलाइन कर लीजिए, फैलोपियन ट्यूब की। नेक्स्ट पॉइंट, अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है ना, ये तो डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, फ्रॉम वेजाइना sperm reaches to ampulla, from vagina sperm reaches to ampulla by its own effort. From vagina sperm reaches to ampulla by own effort, by its own effort, and partially helped by the movement of uterus. फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पर्म में स्विम, रफ्तार क्या होती है? स्पर्म में स्विम एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 millimeter per minute. Sperm may swim at the rate of 1.5 to 3 millimeter per minute. फुल स्टॉप इसे हम लिखेंगे। A single ejaculation contain 200 to 300 million sperm. A single ejaculation contain 200 to 300 million sperm. Out of them, only 100 or so sperm, out of them only 100 or so sperm reaches to fallopian tube. Next point, although sperm can survive, sperm can survive in female reproductive tract for 1 to 3 days. It can fertilize oocyte, but it can fertilize oocyte in 12 to 24 hours of
ovulation. Next point. The oocyte can live. The oocyte can live for 72 hours, but can fertilize only during first 24 hours. Full stop. The recent researches says that it is only 6 hours. रिसेंट रिसर्चर का कहना है ये 24 आवर्स भी नहीं है, ये 6 आवर्स ही होता है, फर्स्ट 6 आवर्स. ठीक है. The acrosome dissolve corona radiata and zona pellucida. Zona radiata, zona pellucida and corona radiata with the help of hydrolytic enzyme फुल स्टॉप. इसमें एक चीज और लिख लो, इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम आयन कॉमा ऑप्टिमम पीएच, मैग्नीशियम आयन and temperature. Calcium ion, optimum pH, magnesium ion and temperature are important for acrosomal reaction. Full stop. Next point. Binding of sperm to the egg. Binding of sperm to the egg induces depolarization of binding of egg to sperm induces depolarization of plasma membrane, which prevent polyspermy, that is, check additional sperm entry into egg. Next, the sperm entry stimulate secondary oocyte to complete meiosis second. Full stop. और नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. मिक्सिंग अप ऑफ chromosomes of ova and egg, mixing of chromosome of ova and sperm is called karyogamy or amphimixis.
amphimixis is called karyogamy or amphimixis. ठीक है. By this way, formation of zygote takes place. ठीक भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अब आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना? तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होता? अब नेक्स्ट, चलिए अब मैं कैसे कैसे डेवलप होता है, आप डेवलपमेंट ऑफ, हेडिंग आपने डाली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या ह्यूमन एम्ब्रियो, जो भी आपका मन है. देखो भाई, अब आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सही डायग्राम है. इसमें देखो, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में एग रिलीज हुआ. द डे एग इज रिलीज, हम फर्टिलाइजेशन में उसको 0 डे मानते हैं. तो ये जो 0 डे है, ये 14th डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना? तो यहाँ पर 14th डे में रप्चर होके एग रिलीज हो गया. अब क्या होता है फर्स्ट डे में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये फर्टिलाइज होना चाहिए, तो मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि 6 घंटे में होना चाहिए. तो क्या होता है यहाँ पर एम्पुला में एग फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट डे में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और पहले ही दिन में फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है, मतलब कि जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है. सेकेंड डे में ये 2 सेल स्टेज तक हो चुका होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज वो पहले दिन स्टार्ट हो जाता है, जाइगोट का 2 पार्ट में टूटना. फिर 2 सेल स्टेज, है ना? फिर 4 सेल स्टेज, देखिए 3 to 4 डेज में यहाँ पे आ गया ना. अब ये 4 सेल स्टेज में, यहाँ पे इसको हम मॉरुला स्टेज कहते हैं. तो यहाँ पे 8 सेल्स होती हैं, ये अनकॉम्पैक्टेड सेल है. मॉरुला का मतलब होता है मलबरी, है ना? तो जिस तरह से मलबरी जैसा नहीं होता है ना? तो मलबरी के जैसा होता है, ये मलबरी के जैसा होता है, और अलग अलग जो सेल्स होती हैं उनका एग्रीगेशन होता है. अब उसके बाद क्या होता है, ये और आगे 4th डे में आप देखते हैं, अभी तो पहले क्या है, मॉरुला स्टेज अनकॉम्पैक्टेड, मतलब सेल्स लूज कंडीशन में. फिर उसके बाद आप देखते हैं 4th डे में क्या हुआ, 8 सेल कॉम्पैक्टेड मॉरुला, थोड़ा सा सेल्स जो होती है वो और पास में आपस में आ जाती है और ये कॉम्पैक्ट हो जाता है. अब इसके बाद क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज आती है. अभी मैं बताता हूँ कि ब्लास्टुला स्टेज होती क्या है. तो ब्लास्टोसिस्ट इसको बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज, है ना? तो ब्लास्टा मॉरुला के बाद फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है. ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो सेल्स होती हैं उनमें ब्लास्टोमेर सेल्स होती है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, 16 होंगी, फिर 32 होंगी, फिर 64 होंगी. इसके बाद ये लेट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है. इसमें आकर के यहाँ पर क्या होता है कि अब 6 to 7 डेज के बाद जब 8th डे आता है, तो 6 to 7 डेज में यहाँ पे यूट्रस की वॉल के पास पहुंच गया. अब यूट्रस की वॉल में क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है. अब इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, या यूं कह सकते हैं ब्लास्टुला स्टेज में. तो ब्लास्टुला स्टेज में इसका इम्प्लांटेशन होता है. तो मॉरुला स्टेज में अंदर आता है, यूट्रस में पहुंचता है, और मॉरुला स्टेज में 4th डे में यूट्रस के अंदर एंट्री करता है, ट्यूब से निकल के बाहर आता है फैलोपियन से. और यहाँ पर क्या होता है, ब्लास्टुला से इम्प्लांटेशन में क्या होता है, एग क्या करता है, अपनी बॉडी से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, जिससे ये क्या करता है कि डिसॉल्व करना शुरू करता है किसको, एंडोमेट्रियम को. आप ये देख पा रहे हैं जो अंदर वाली मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को डिसॉल्व करके ये उसके अंदर धंसने लगता है. ये वैसे ही है जैसे कि आप क्या करो, एक छोटी सी बॉल रेत में रख करके उसमें धीरे धीरे प्रेशर डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बॉल रेत के अंदर जाने लगती है. तो वैसे आप समझ लीजिए कि ब्लास्टुला जो होता है ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियम के अंदर संक होने लगता है.
अब ये क्या करता है ब्लास्टुला कि एक परमानेंट, ये जो इसकी यूट्रस की वॉल है उसके साथ एक परमानेंट क्या करता है, कनेक्शन बना लेता है, सेलुलर कनेक्शन बना लेता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अच्छा, इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है जिसको कि हमने सर्विक्स कहा था, ये सर्विकल जो पार्ट होता है, इसमें यहाँ पर एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जो अब सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लग इन। तो यहाँ पर प्लग इन मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होगा, धीरे-धीरे यहीं पे इनफैक्ट ये जो यूट्रस होगा, यूट्रस का साइज बढ़ने लगेगा, यहाँ पे लिक्विड इकट्ठा होने लगेगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये प्रोसेस थी, दिस वाज़ द इम्प्लांटेशन, प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। बताओ समझ आई? यस सर। ठीक है। तो चलो ये बात तो आपको समझ सर में आ जो गया। ये प्लगइन है ये कोई मेम्ब्रेन है क्या? नहीं भाई, ये टिश्यूज का डेवलप होता है, टिश्यूज के डेवलप होने से बनता है। हाइमन जैसा है, मतलब हाइमन। दिस इज सॉलिड सब्सटेंस। सर और एक चीज सर, ये फीमेल्स में एक्सक्रीटरी जो पार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दोनों अलग अलग होता है ना, ये सेम होता हाँ, है? बिल्कुल, फीमेल में रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी पार्ट दोनों अलग-अलग होते हैं। रिप्रोडक्टिव नहीं, पार्ट ना बोलो, ऐसे नहीं बोलो। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और हाँ सॉरी, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है। तो जैसे कि- उसमें यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग होती है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होती है, दोनों अलग-अलग होते हैं। जी समझ गया सर। ठीक है, तो हटा लूँ, ये डायग्राम हटा दूँ? समझ आ गया? यस सर। चलो ठीक है। श्रीनी, समझ में आया कि नहीं आया? आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है भाई? समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा, बहुत ही मतलब फीएबल वॉइस वॉइस आ रही है, मतलब माइक्रोफोन लगता है कम काम कर रहा है। आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? जी सर। अच्छा थे। ठीक, तो मैं डायग्राम हटा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब ह्यूमन जाएगा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो मैं आपको स्टेजेस बता रहा था उसको थोड़ा सा और मैं इलाबोरेट करता हूँ, ठीक है ना? देखो पहले क्या हुआ, तो आप देख पा रहे हैं ये 8 सेल स्टेज में था, ये कौन सा, इसको क्या हमने बोला था? मोरूला। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको हमने बोला था मोरूला स्टेज, है ना? फिर मैंने कहा था कि मोरूला स्टेज में तो ये एंट्री कर जाएगा यूट्रस में, और मोरूला एंटर करने के बाद फिर और सारा क्लीवेज होगा और ब्लास्टुला बनेगा। तो इस तरह की बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, इसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, है ना? ब्लास्टुला ये वैसे ही होगा जैसे टेनिस की बॉल होती है, तो बीच में इसमें खाली जगह होगी जिसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे। ब्लास्टोसील के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, ये बिल्कुल खाली नहीं होगा, इसमें फ्लूइड भरा होगा किनारे-किनारे से। फिर आप देखेंगे कि ब्लास्टुला के बाद अगली स्टेज आती है गैस्ट्रुला, थर्ड स्टेज। गैस्ट्रुला में क्या होगा कि ये जो आपका ये क्रॉस सेक्शन इसका दिखाया गया है ना, ये जो आउटर टिश्यूज होगा, ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो अंदर की तरफ ब्लास्टोसील के अंदर की तरफ ये पेनिट्रेट होना स्टार्ट करेंगे और फोल्ड होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह का स्टेज को हम गैस्ट्रुला स्टेज बोलते हैं। गैस्ट्रुला जब और मैच्योर हो जाएगा, तो अब क्या होगा, ये जो बीच वाली पार्ट था जहाँ पे सेल, यहाँ पे भी सेल डेवलप हो जाएंगे, ये पूरा सॉलिड एकदम बॉल की तरह बन जाएगा, तो क्रिकेट बॉल की तरह बन जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह सिर्फ छेद होगा, जिसको कि हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, तो यहाँ पे एक छेद होगा, इसको हम ब्लास्टोपोर कहेंगे, है ना? अभी ये मैच्योर गैस्ट्रुला स्टेज है। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि बाहर की तरफ एक लेयर डेवलप हो गई एक्टोडर्म, अंदर की तरफ ये वाली जो लेयर थी, ये जो अंदर गई, तो बाहर की तरफ लेयर डेवलप हो गई एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ डेवलप हो गई एंडोडर्म, है ना? और बीच में ब्लास्टोसील कैविटी है, ये आगे चल के मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सर ये ग्रेजुलेशन का भी क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, वरना है तो पूरी हाँ, बॉल। ये क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल, ये है तो गोल ही। ये गोल है, लेकिन इधर से देखेंगे तो छेद दिखाई देगा। ये ब्लास्टोपोर दिखाई देगा। ओके सर। ठीक भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। आर्यन, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो चलो अब आप इसको बात को लिख लो, है ना? तो हेडिंग डालेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड क्लीवेज ऑफ ह्यूमन जाइगोट। दोनों चीजें एक साथ लिखें। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट
occurs during its passage through fallopian tube to uterus. Full stop. इसी में लिखेंगे the first cleavage takes place about 30 hours after fertilization. And full stop. The second cleavage takes place after 60 hours and at the right angle of first cleavage. ठीक है, full stop. Cleavage produces a solid small blastomeres. Full stop. The embryo now look like mulberry. And it is known as Marula stage. Full stop. Next point. Morula consists of 16 to 32 cells. Morula consists of 16 to 32 cells, but it is not larger than zygote. मतलब सेल्स तो डिवाइड हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा. बट इट इज नॉट लार्जर देन जाइगोट. अंडरलाइन कर लो. Marula reaches to uterus about 4 to 6 days after fertilization. Full stop. Next. Blastula stage. The outer layer of morula absorb nutrition from uterus, and its mass increases. Full stop. Morula enlarges rapidly. And assume the shape of cyst And called blastula stage. sir, rapidly हुआ क्या बोला? Rapidly
and takes or assume the shape of cyst and called blastula stage. Full stop. Now it starts developing. Now it starts developing embryonic knob, ये वाला हिस्सा जहां से जुड़ेगा. Now it starts developing embryonic knob. By this side ये होगी embryonic knob, ये वाली जो आपको दिखाई दे रहा है. By this side the blastula will attach to, by this side the blastula will attach to uterus. सर एक बार प्लीज आप ये नाउ इट स्टार्ट्स डेवलपिंग से बता दीजिए. Now it starts developing embryonic knob. By this side it will attach to uterus wall. मतलब implantation इधर ही से होगा. फुल स्टॉप. इसी के अंदर एक हेडिंग डालिए इम्प्लांटेशन. Implantation is the attachment of blastocyst to uterus wall. It takes place about 7 days after fertilization. The blastula have over 100 cells. Full stop. Now the blastula destroy the endometrium cell, जो मैंने अभी आपको बताया. Now the blastula will destroy endometrium cell with the help of lytic enzyme, and it engulf eroded cells. Full stop. Blastula sink into a pit formed in endometrium. Blastula sink into a pit formed in endometrium. गड्ढा बना के अंदर ये चला जाएगा. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट है इसी में. Thus implantation involve both blastocyst and uterus. Full stop. It establishes both blastocyst and uterus. Full stop. It establishes a permanent relationship between embryo and uterus. between endometrium and uterus. ठीक है.
अब देखो भाई साहब, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सर डाउट कुछ? हाँ सर बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस बोला आपने? हाँ, बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस नहीं भाई, अ, ये नहीं बोला। बिटवीन ये एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम यूट्रस। एम्ब्रियो एंड यूट्रस, ओके। एम्ब्रियो एंड यूट्रस, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? सर ये जो लाइन थी, नाउ द ब्लास्टुला डिस्ट्रॉय द एंडोमेट्रियम, के आगे क्या था? अच्छा, नाउ एंड इट इनगल्फ द इरोडेड सेल, मतलब जो गड्ढा किया, गड्ढा करने में जो सेल्स इरोड हुई, टूटी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं नहीं सर, ये लाइटिक एंजाइम से किसको वो करता है? ये लाइटिक एंजाइम से एंडोमेट्रियम को डिसॉल्व करेगा। ओके सर। ठीक, तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बस यही पार्ट थोड़ा सा समझाने वाला था। अब देखो, जब इस तरह से होगा, फिर उसके बाद अब आप समझिए, मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। अब जब ये धीरे 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 एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, अ, एक मिनट देना मुझे, एक चीज में। अच्छा, तब तक मुझे आप ये बताओ कि ये कैसे मतलब प्रूव होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट क्या चीज प्रूव कर, कैसे प्रूव होती है? सर HCG। किससे? HCG सर, बहुत बढ़िया सर, प्लाज्मा। हाँ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, वेरी गुड। सर तो वो कितने दिन बाद फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद चेक करना बस चाहिए? इम्प्लांटेशन के बाद। मतलब 6-8 दिन बाद? हाँ, 6-7 दिन बाद। ह्यूमन प्लेसेंटा। एक्चुअली डायग्राम मेरे पास जो प्लेसेंटा का है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। That's थोड़ा सा चलो देखो, इसको स्कोप डायग्राम किसी बुक का ही है। आप देखो, ये जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो डेवलपमेंट हो जाने के बाद देखा ये डायग्राम, बढ़िया डायग्राम, साफ एकदम, इसमें सब कुछ देखा है। समझना बात को, एनसीईआरटी में तो ऐसे बना हुआ है जैसे खुद समझो या खुदा, तीसरा कोई नहीं समझ सकता। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो पहले इम्प्लांटेशन हो गया। अब ये वाला जो पार्ट ऊपर आपको डिस्क शेप दिखाई दे रहा है, इसको भाई साहब हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, है ना? और इस प्लेसेंटा से एक ये जो पाइप जैसा आ रहा है, इसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, है ना? आप देख पा रहे होंगे, दिस इज एम्बिलिकल कॉर्ड। ध्यान से समझना चीजों को, इसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, है ना? और ये जो ऊपर डिस्क जैसा पूरा स्ट्रक्चर है, इसको प्लेसेंटा हमने कहा। ठीक है? अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये, है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ से निकली हुई हैं? ये प्लेसेंटा से निकली हुई हैं। इनको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक विलाई, है ना? ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। ये एम्ब्रियोनिक विलाई से क्या होता है? इनमें मदर और बच्चे के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है।
कभी भी मदर के ब्लड और बच्चे के ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता। हमेशा यहाँ पर ये ऐसी इस तरह की कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये यूट्रस के अंदर परमानेंट जा चुकी होती हैं और इसी से क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक जो विलाई होती है ना, ये एम्ब्रियोनिक विलाई न्यूट्रिशन लेती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन ब्राउन सा, दिस इज यूट्राइन मैटेरियल ब्लड स्पेसेस। यहाँ पर यूट्रस में ये मैटरनल मदर का ब्लड है ना? और ये जो दूसरा वाला है, ये ये जो अंदर वाला है ना, विलाई के अंदर जो रेड रेड दिखे, दीज आर फ्लीटल ब्लड कैपिलरीज। तो आप देख रहे हैं कि मदर की ब्लड कैपिलरी और फीटस की ब्लड कैपिलरी दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसमें मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो मदर के और बच्चे के बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कभी नहीं होता। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अब आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये तो प्लेसेंटा हो गई। अब अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और लेयर है, ये जो येलो वाली लेयर है, इसको हम एमनियॉन बोलते हैं, है ना? इसके अंदर ये फीटस तैर रहा होता है और इस एमनियॉन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना? इसी को चेक करके हम बता सकते हैं बच्चे में किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेल-फीमेल जो बताया जाता है ना? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एमिनोसेंटियोसिस बोलते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड से प्रोटीन और बाकी का हार्मोन्स वगैरह निकाल कर बता देते हैं कि फीटस जो डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है ना? और यहाँ पर इसके अंदर ये जो जगह है इसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और ये देखिए आप ये सर्विक्स हो गए, सर्विक्स में यहाँ पे प्लग इन होता है, ठीक है? समझ आ गया अभी पूरी कहानी? प्लेसेंटा क्या होता है? माइक्रो एम्ब्रियोनिक विलाई क्या होती हैं? बोलो। यस सर। क्लियर है ना भाई सबको? सभी लोगों को? यस सर। तो चलो, फिर आप इसी बात में लिख डालो अगर आपको क्लियर है। हेडिंग डालेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। डायग्राम तो मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन प्लेसेंटा का तो लगभग आप ऐसा डायग्राम थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता आप अगर बना देंगे, तो टीचर आपसे खुश हो जाएँगे, आपको पूरे में पूरे नंबर दे देंगे, है ना? नोट करेंगे प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा सर्व्स टू ब्रिंग fetal the placenta serves to bring fetal and maternal blood fetal and maternal blood close enough to permit close enough to permit exchange of close enough to permit exchange of material between two exchange of material between two। यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो रेड वाली लेयर है ना, जिससे कि विलाई का फॉर्मेशन हुआ है, इस रेड वाली लेयर को हम लोग कहते हैं कोरियन। कोरियन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कहीं पे लिखा है क्या कोरियोनिक विलाई, एम्ब्रियोनिक विलाई, इसी को हम लोग कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं। इसलिए कहीं अगर लिखा हो कि कोरियन क्या है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो एक कोरियन लेयर होती है और इसी से कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन है ना। तो ये हमारी वो एक कोरियोनिक विलाई। और एक और चीज, यहाँ पर ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये भी नॉमेनक्लेचर नहीं दिया, ये भी मैं कर देता हूँ। ये जो येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो वाला, यहाँ पर थोड़ा सा ये है एम्ब्रियोनिक, ये है सॉरी योक सैक, रिजर्व फूड जहाँ पे खाता होता है, योक सैक। तो ये बाकी योग जो होता है ये बाकी लोअर एनिमल्स में डेवलप्ड कंडीशन में होता है और हायर एनिमल्स में अनडेवलप्ड कंडीशन में होता है, क्योंकि हायर एनिमल में डायरेक्ट योग की जरूरत नहीं पड़ती न्यूट्रिशन लेने के लिए, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है मदर के, तो योग से नहीं लेता, वो डायरेक्ट मदर से लेता है न्यूट्रिशन। इसीलिए योग सर से ये हाँ वेस्टिजियल है, ये हाँ वेस्टिजियल है सर ये। हाँ, ये वेस्टिजियल है, लेकिन ये बताता है कि हमारा डेवलपमेंट एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ होगा। ओके सर। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज सर रेडिश। आपने मुझे कुछ क्वेश्चन बताया? क्या क्या?
आपने योग साक का कुछ फंक्शन भी बताया क्या? ना वेस्टिजियल है, बताता रहा हूँ, वेस्टिजियल है, तो नहीं वेस्टिजियल नहीं का तो सर, कोई function- मतलब वेस्टिलेज से पहले तो कोई फंक्शन होगा ना? अरे वेस्टिजियल से पहले तो वो तो देखो ना, योक याद है ना, एग में वो जो येलो कलर का होता है वो क्या होता है, योक होता है, उसका काम क्या होता है, वो रिजर्व फूड होता है। अब वहां पे वो जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ओके सर, ओके। जैसे कि सीड में आपने देखा था स्कूटेलम, है ना, कॉटलीडन, हाँ सर। एनिमल्स में वैसे योक, योक सैक। अब हायर एनिमल में प्लेसेंटा डेवलप हो गया, तो योक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। प्लेसेंटा इज रेडिश ब्राउन डिस्क, reddish brown disc about size of a dinner plate, about size of a dinner plate, and a little less than 1 kg, a little less than 1 kg in weight. Full stop. Its fetal surface, its fetal surface, तो अपर सरफेस तो इसकी इस तरह की है, विलाई की तरह, और फीटस वाली फ्लैट है। इट्स फीटल सरफेस इज स्मूथ एंड हैव umbilical cord, and have umbilical cord attaches near the center, attaches near the center. It consists of chorion, it consists of chorion, hence called chorionic placenta. It consists of chorion, hence called chorionic placenta. Full stop. A large number of villi are formed to exchange material. A large number of villi are formed to exchange material and are called are called chorionic villi. नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे, कोरियन इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल, कोरियन इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल, it protect the embryo, it protect the embryo and form and forms placenta, तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, प्लेसेंटा बनाती है, फॉर मेटाबॉलिक एक्सचेंज, ठीक भाई। तो यहां तक कोई डाउट हो भाई बताइए, एनी डाउट, बोलो भाई लोगों। सर और यही एचसीजी भी रिलीज करती है ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल? ये इसीलिए रिलीज करती है। तो होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट हो बताइए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, 3 मार्कर में, अगर डायग्राम के साथ में 5 मार्कर में, विदाउट डायग्राम 3 मार्कर में, डिस्क्राइब द प्लेसेंटा एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आर्यन, इंसिया, श्रीनी, शिरीन, सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। राइट, चलो एक और बात, ये डायग्राम हटा लेते हैं अपन।
गिव मी 1 सेकंड जस्ट, कोई नहीं। अब देखो, हमने ये पढ़ा हुआ था कि हम आप ह्यूमंस ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक चीज़ और मैं और बता देना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ectoderm से क्या बना होता है, मेसोडर्म से क्या बना होता है, एंडोडर्म से। तो वही पहले ये देखो, ब्लास्टोसील यहाँ पे बनी हुई है ब्लास्टा स्टेज में, फिर ब्लास्टुला में थोड़ा-सा अंदर की तरफ जाने लगा, है ना? और फिर इस तरह का ब्लास्टोपोर बन गया। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और यहाँ पे बाद में मेसोडर्म बन गया, है ना? तो बीच वाली मैंने बताया था जहाँ पे ब्लास्टोसील थी, यहाँ मेसोडर्म बन गया। तो और सबसे बाहर की तरफ ये एक्टोडर्म हो गया, है ना? बाहर की तरफ ये लेयर बन गई एक्टोडर्म की, और बीच वाली मेसोडर्म हो गई, अंदर वाली एंडोडर्म। अब देखो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ किससे बनती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक्टोडर्म से क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म वाली लेयर, एक्टोडर्म वाली, तो एक्टोडर्म की लेयर से एक तो हमारी बन जाती है स्किन, स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या बनता है, ये जितनी भी एपिडर्मल ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, एपिडर्मल ग्लैंड, तो एपिडर्मल ग्लैंड बन जाती हैं। मतलब स्वेट ग्लैंड हो गया, हमारी ये ईयर वाली जो वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, ये सब बन गई, ठीक है? और क्या-क्या बनता है, ये इंटरनल ईयर बनता है, आई बनती है एक्टोडर्म से, इंटरनल ईयर बनता है, अंदर वाला कान, इंटरनल ईयर का फॉर्मेशन होता है। और क्या बनता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़? हाँ, एनेमल मतलब टीथ का फॉर्मेशन होता है, टीथ हमारे यहीं से बनते हैं, है ना? एक्टोडर्म से बनती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा नर्वस सिस्टम इसी से बनता है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, जो पूछा जाता है, नर्वस सिस्टम। ये इतनी सारी चीज़ें जो बनती हैं, ये सब हमारी एक्टोडर्म से बनती हैं। अब आप देख लेते हैं कि मेसोडर्म से क्या-क्या बनता है। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ मेसोडर्म से क्या-क्या बनता है। तो मेसोडर्म से हमारी बनती हैं, एक तो किडनी बनती है, किडनी का फॉर्मेशन होता है ना? और गोनड्स इसी से बनते हैं, गोनड्स बनते हैं। और यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव डक्ट, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट किसकी की बनी होती है, मेसोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। और क्या बनता है, मोस्ट ऑफ स्केलेटन, मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम ये बना होता है। और क्या बनता है इससे, आई एम सॉरी, मोस्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन, अच्छा ब्लड, और ब्लड एंड लिम्फ वेसल इसी से बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मोस्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन, नॉट स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, मोस्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन मतलब हमारे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, याद है ना? एक्सोस्केलेटन, तो मोस्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन इसी का बना होता है। हाँ, हार्ट इसी का बना होता है, हार्ट इसी से बनता है, हार्ट। और क्या कुछ हुआ? नहीं। अब आ जाते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या-क्या बनता है? ये प्योरली नीट का क्वेश्चन है, आपसे स्कूल में या बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सब इसी से बनी होती हैं, मतलब डाइजेशन वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, वो सब इसी से बनी होती हैं। और वही लिवर, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड इसी से बनी होती हैं, है ना? और क्या-क्या? ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, लंग्स पूरा ट्रैकिया इसी की बनी होती है ना? और दैट्स इट, ये मेजर चीज़ें हैं, वो याद रखिएगा, क्या किससे बना हुआ है।
को आपको याद रखना पड़ेगा। सर वो आपने बोला कि इंटरनल ईयर इससे बनता है ना, क्या क्या इंटरनल इंटरनल ईयर एक्टोडर्म से, सब तो एक्सटर्नल ईयर किससे बनता है? एक्सटर्नल एरिया यार इससे बना होगा, क्या बोलते हैं बता रहा हूँ, ये इससे लाइनिंग ऑफ मिडिल एयर बना होता है एंडोडर्म का, है ना, मिडिल ईयर बना होता है एंडोडर्म का, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म का बना होगा। सर मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर दोनों एक्टो से। हाँ। इतना मोटा मोटी, और योग सैक हमारे अंदर वेस्टिजियल होता है, ये भी आप नोट कर लेना, योग सैक इज वेस्टिजियल इन विविपेरस। और स्टार्टिंग में ब्लड फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है, बाद में फीटस में लिवर में बनता है। मैंने आपको बताया था 11th में, आपको बताया था कि लिवर में जो फीटस में ब्लड बनता है वो लिवर के अंदर बनता है ना। तो स्टार्टिंग के 6 वीक यहीं तक बनता है, और उसके बाद फिर लिवर 6 वीक के बाद लिवर में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, स्टार्टिंग में किसमें बनता है? सबसे पहले देखो, फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट से 6 वीक तक, है ना। तो 6 यहाँ पे 6 वीक तक तो बनता है इसमें योग सैक में, यहाँ लिवर बनता है। आफ्टर 6 वीक, 6 वीक के आफ्टर बनता है कहाँ पे, लिवर में, ठीक है। और आफ्टर बर्थ कहाँ बनता है, बोन मैरो में। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर 11th में। सर तो ये 6 वीक तक का होता है शुरुआत के, वो तो मदर से आता है ना? एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे ही मतलब कुछ वीक का बनता है, तो 6 वीक में मान लो हार्ट की पंपिंग लगी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड बनना तो छोड़ो, 3rd मंथ में हार्ट की पंपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक भाई, क्लियर, कोई डाउट किसी को? हाँ, मतलब शुरुआत में तो मदर से आता होगा ना, एकदम वेरी मदर से ब्लड वर्ड कहीं नहीं आता, बहुत मारेंगे तुमको हम पकड़ के। मदर से आता, मदर से आता ब्लड। सर मैं तो मतलब एकदम ओरिजिनेट कहाँ से होगा आरबीसी का? घुसा पड़ेगा एक तुम्हारे अंदर, वो अंदर ही ओरिजिनेट होता है, मदर से कभी ब्लड नहीं आता है। मैंने तुमको 11th में बताया था हर्षित, यस सर, और यस। मैं अभी भी इतनी देर से रिपीट कर रहा हूं कि मदर और बच्चे का ब्लड कभी ट्रांसफ्यूज नहीं होता। जब कभी बच्चे पैदा होते हैं और उनको ये हो जाता है क्या, आरएच फैक्टर याद है, पढ़ाया था तुमको, तुमने बहुत हाँ पूछा था सर, मुझसे, याद है? यस तो सर, मैंने याद है। बताया था कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही निमोनिया हो जाता है। हाँ वो सर, वही बात है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हाँ याद है, हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटियोलोसिस, है ना। हाँ हाँ, सर। आरएस फैक्टर वाला जो पढ़ाया था। तो ट्रांसफ्यूजन कभी नहीं हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो इस तरह की समस्या पैदा होती है, दैट इज 0.1%। सर अभी आपने क्या बोला कि वो हार्ट पंप कितने हफ्तों में होता है? प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताऊं 3rd वीक में, है ना, 3rd वीक में स्टार्ट हुआ, मतलब सॉरी 3rd मंथ में, मतलब 6 to 8 वीक में स्टार्ट होता है हार्ट। ओके सर। फॉर्मेशन इसके पहले स्टार्ट होता है। तो हाँ, एक लास्ट चीज, दैट इज पर्टूरिएशन। पर्टूरिएशन, पर्टूरिएशन मतलब बर्थ ऑफ चाइल्ड, नोट करेंगे। Parturition is the act of expelling. Parturition is the act of expelling fully formed young one. Parturition is the act of expelling fully formed young one from mother's uterus, from mother's uterus to the from mother's uterus at the end of gestation. ठीक है, नेक्स्ट यस। इसी में लिखो, oxytocin, oxytocin which is secreted by
posterior pituitary, it stimulate the contraction of uterine wall, चारों तरफ से प्रेशर पैदा होगा, contraction of uterine wall, full stop. This provide force to expel baby. This provide force to expel baby from uterus and causing birth, from uterus and causing birth. Next point, oxytocin also stimulate placenta to secrete oxytocin also stimulate placenta to secrete prostaglandin. Oxytocin also stimulate placenta to secrete prostaglandins that stimulate more contraction of uterus and help in childbirth. One last point. The forceful muscular contraction of uterine wall, the forceful muscular contraction of uterine wall leading to parturition called labor. ठीक है, that's it. So that is all about the human reproduction. बताएं कहीं पे कोई डाउट बताइए. ठीक है, अच्छा 2 हार्मोन और नोट कर लो. इसके बाद जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो बर्थ हो जाने के बाद है ना, वो 2 हार्मोन और होते हैं. प्रोलैक्टिन, आपने 11th में पढ़ा होगा. प्रोलैक्टिन और दूसरा कौन है? ऑक्सीटोसिन. They are responsible for secretion of milk from nursing mother. ठीक है, that's it. बताइए कहीं पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको कोई भी डाउट पूछिए, एनी डाउट. मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया. आप देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी भी चेक कीजिए अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है. सर ये डिलीवरी के बाद ये बच्चे का सर के बल या पैर के बल पैदा होने का कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या? नॉर्मली सर के बल ही, वो एक्चुअली क्या ब्रेन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली वो बच्चा नीचे की तरफ मूव कर जाता है, रोटेट कर जाता है. जैसे जैसे ब्रेन ये हेड डेवलप होता है, ये साइज बड़ा होता है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है. वैसे भी आप देखो कि अगर क्या बोलते हैं, हम आप अगर पानी में गिर जाएं, है ना, तो हम ऐसे पैर के बल थोड़ा नीचे जाएंगे, पैर ऊपर होंगे, हमारा सर नीचे होगा. हम पानी में डूबेंगे तो हमारा सर नीचे होगा, क्योंकि ब्रेन इसकी डेंसिटी इस पार्ट की ज्यादा होती है इसलिए. ओके ओके सर. ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में डॉक्टर्स मदर को सलाह देते हैं
कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बेबी को जरूर पिलाना चाहिए, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, है ना। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूँ। कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रम इज, जैसे बेबी पैदा हुआ उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसमें मदर की बॉडी से बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, है ना। वो क्या करता है, स्टार्टिंग में बच्चे के पास अपना कोई इम्यून सिस्टम नहीं है ना। तो मदर कोलोस्ट्रम के थ्रू बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडी ट्रांसफर करती है, जिससे बच्चा पैदा होते ही डिजीज के लिए प्रोन ना हो और वो डिजीज से फाइट कर सके। तो ये पैसिव एंटीबॉडी है जो मदर की बॉडी से मिल्क के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। ये मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, जब मैं अभी आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा, डिजीज वाला एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पढ़ाऊंगा, है ना। यहाँ पर है, इसमें एक चैप्टर है 12th में एक चैप्टर है, कौन सा है देखो जरा, मैं भी चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंटीबॉडीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नहीं अच्छा 11th में तो पढ़ा था ना, क्यों? हाँ सर आपने बताया था कोलेस्ट्रॉल 11th में पढ़ाया था मैंने, 11th में, है ना। एंटीबॉडीज, अच्छा एक्टिव, अच्छा वो तो 11th में था। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी 11th में था ना वो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी वाला। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी याद है ना? नहीं हर्षित, नहीं था 11th में? एंटीबॉडी पढ़ाया था वो ब्लड एंड फ्लूइड्स वाले में, एक्टिव पैसिव तो मुझे ध्यान नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वो मेरे सबसे, एक मिनट होल्ड करना, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में है शायद, देखता हूँ, दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा। एवोल्यूशन, और नहीं यार वो 12th का ही है टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होना चाहिए। एक्टिव, अच्छा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी अभी नहीं पढ़ाया ना नहीं एक्चुअली। सर 11th और 12th के बैचेस लगातार चलते रहते हैं ना, सब मिक्स हो जाता है। तो क्या पढ़ाया था टॉपिक में, एक बार होल्ड करना, बताता हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज किधर गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हाँ ये रहा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और नहीं है इसी में है, पढ़ाऊंगा अभी, राइट राइट राइट, पढ़ाऊंगा आपको। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आप नोट करो, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम आफ्टर बर्थ, after birth the breast first release not milk, after birth breast first release not milk but colostrum, but colostrum for 2 to 3 days. This is thin yellowish for milk, this is thin मतलब मिल्क के पहले वाला, for milk, this is thin yellowish for milk, full stop. It is rich in protein and it transfers antibodies from mother to baby to fight against infection. That's it. आपको मैंने जितना पढ़ा दिया आप इतना याद रखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन ना ही आपका नीट का छूटने वाला है, ना ही आपका बोर्ड का छूटने वाला है। ठीक है भाई? यस सर। तो सबसे पहले बोलेगा आर्यन, समझ में आया कि नहीं आया? आर्यन कोई डाउट हो बताओ बेटा, सबसे कम बोलता है। ठीक है श्रीन, आज तुम्हारा माइक्रोफोन सही से काम नहीं कर रहा यार, है ना? हाँ आवाज नहीं आ रही, तो क्लियर है? बीच में तुमने कुछ छोड़ा है क्या यार? मतलब आई हैव सम डाउट, कुछ क्लास छोड़ी है क्या? नहीं सर। अच्छा नहीं छोड़ी, ठीक है ओके। तो ठीक, इंसिया? यस सर क्लियर है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर?
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सबसे बकवास चैप्टर है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता ह्यूमन हेल्थ, और एक दो चैप्टर इनको मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता हूँ, बट क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, इससे क्वेश्चन तो आता है, नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड ये ह्यूमन हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप नीट में देखना, गिफ्ट आईवीएफ है ना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो बट कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग नहीं है, मजा नहीं आएगा ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग इंटरेस्टिंग, फिर हमें मजा आएगा जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। आज कई दिनों से जेनेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरे बैच में जेनेटिक्स तो फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, कोई डाउट हो तो बताइए। सर जो ये लास्ट लाइन थी, इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड ट्रांसफर एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स टू बेबीज, बस इतना ही था हाँ ना? बस इतना ही। ओके, चलो ठीक है, हाँ फिर बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। Thank you, sir. टेक केयर, वेलकम, बाय 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 बाय, गुड नाइट।